गुड इवनिंग एवरीवन। फाइनली जो है एमपी हाई कोर्ट में जो बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के सुनवाई हो रही थी वो खत्म हुई है। बहुत लंबी सुनवाई जो है ये चली है, 2 घंटे तक ये सुनवाई हुई है, जिसमें बहुत सारे मैटर्स उठाए गए हैं। सारा पॉइंट्स तो मैंने लिखा है, वो सारे पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। आगे क्या क्या चीजें हुई हैं उस पर भी बात करेंगे। फाइनली जस्टिस शील नागू का क्या कहना था उस पर भी देखेंगे। एंड झुकाव जो आप लोग पूछते हो कि किसका पलड़ा भारी लगा, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएट आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले तो केस का सिनारियो आप देख सकते हो यहाँ पर। आज की जो आर्ग्यूमेंट हुई है ना, मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि भाई बीएड के एडवोकेट ने सिर्फ अपना जो है पूरा ये लगाया है। बीएड हो, डीएलएड हो, हर एडवोकेट ने अपनी जितनी उनकी समझदारी है, जितनी चीजें हैं, सब लगा दिया है। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि आर्गुमेंट इस तरह से चल रहा था कि इवन जस्टिस शील नागू को भी कहना पड़ा कि अगर इस तरह से हम आर्गुमेंट करते रहे तो इसका एंड नहीं होगा, तो हमें पॉइंट्स पर आना होगा और पॉइंट के थ्रू ही डिस्कशन जो है करना होगा। तो बातें चलते हैं, एक एक पॉइंट के थ्रू बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, पटवालिया सर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मीनाक्षी मैम यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, गोपाल सर। आज गोपाल सर का जो है आर्गुमेंट एकदम, मतलब ऐसे तो ये करते ही है, वो हमने सुप्रीम कोर्ट वाले में भी देखा था, बट आज जो इन्होंने आर्गुमेंट किया है वो भी है। फिर उसके बाद मनदीप कालरा सर का भी है। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर भी जो एडवोकेट आए थे उन्होंने तो पूरा पासा एक तरह से मैं बोलूंगी पलट दिया है। तो अभी सभी चीजों को हम एक एक करके लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली अगर बात मैं करूंगी कि आज क्या हुआ एमपी हाई कोर्ट में, तो स्टार्टिंग तो इसी से हुआ था भाई कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको उसी तरह से लागू जो है कर दिया जाना चाहिए। और डेटा, टेबुलर डेटा मांगा गया कोर्ट की तरफ से, जो कि सरकार, जैसे आप जानते ही हो कि राज्य सरकार जो है उसको नहीं दे पाई थी। तो उस पर भी ये हुआ कि आज लगता नहीं है कि बीएड वाले जो है कुछ कर पाएंगे, कोई भी आर्गुमेंट या कुछ के लिए भी प्रिपेयर होंगे। जब डेटा लेकर के ही नहीं गए हैं, उसका सबमिशन ही नहीं हुआ, तो फिर और क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। स्टार्टिंग जो है हम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के हुआ। यहाँ पर जो डीएलएड के एडवोकेट्स थे, जैसे हम अगर स्टार्टिंग करते हैं गोपाल सर से, उनका एक जो कोर्ट ऑर्डर था उसी से उन्होंने स्टार्ट किया है। देखो, कोर्ट ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इस पर बहुत बहस हुई है, और इतना ज्यादा जो है तोड़ मरोड़ जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को किया गया है ना, क्या ही मैं बताऊं। पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है अपनी तरफ से इवेलुएट किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जो डीएलएड के एडवोकेट थे उन्होंने बताया कि यस, इनका डिसीजन प्रोस्पेक्टिव है। जस्टिस शील नागू ने भी कहा कि जो डिसीजन दिया गया है वो प्रोस्पेक्टिव नेचर में है। जस्टिस शील नागू का भी यही कहना था, लेकिन इस प्रोस्पेक्टिव नेचर में 2 कंडीशंस जो है वो लगा दिए गए हैं, और कंडीशंस होने की वजह से इसको हमें जो है अच्छी तरीके से इवेलुएट करना होगा। तो यहाँ पर जो चीजें हुई कि सबसे पहला जो कंडीशन था सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मैटर, इसको क्लियर किया गया है। वहां पर जो ये लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू आउटकम का मैटर नहीं होना चाहिए, इंटरिम ऑर्डर और इन सभी चीजों को के बारे में, इस पर हम अभी आएंगे कि किस तरह से इस चीजों को पलटा गया है। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टेट ने जो है अपना अभी टेबुलर डेटा दिया नहीं, जो कि जस्टिस को चाहिए था, जिस पर वो फैसला देने वाले थे। यहाँ पर जो है केसरी नंदन वाला मामला बहुत उठा है। केसरी नंदन वाले मामले पर बहुत बहस हुई है। फाइनली एक तरह से ऐसा लग रहा था कि उस केसरी नंदन वाले मामले की वजह से जो है ये पूरी तरीके से पलट जाएगा। तो केसरी नंदन वाले मामले में हुआ है कि भाई उन लोगों को नौकरी मिली है तो बाकी लोगों के साथ अन्याय क्यों होगा, क्यों उनको हटाया जाएगा, ये सारी चीजें जो है इसमें हुई है। और अब आ जाते हैं डेट पर, क्योंकि स्टेट की तरफ से डेट सबमिट नहीं किया गया था, लेकिन एडवोकेट्स जो है अपनी तरह से पूरी तरीके से डेट जो है निकाल करके लाए थे। सबसे पहला तो बात हो जाता है इंटरिम ऑर्डर का, जो कि मीनाक्षी मैम ने भी बोला, गोपाल सर ने भी बोला
कि इंटरिम ऑर्डर जो है वो 7 जुलाई 2022 को गया और उसके बाद से सब जो एमपी वाला मामला हुआ, मध्य प्रदेश वाला, वो एक तरह से चैलेंज हो गया, और चैलेंज हो गया तो वो भाई मैटर जो है पहुंच गया कोर्ट में। तो ये सब्जेक्ट टू आउटकम का मैटर जो है ये तो ऐसे ही बन जाता है। इसमें यहाँ पे जो तोड़ा गया है ना, मैंने आपको बताया क्या था, वो डिपेंड करता है एडवोकेट्स के स्किल पर, वो किस तरह से बातों को तोड़ते हैं। देखो मीनाक्षी मैम, गोपाल सर, जितना हमने समझा था वही बात को वहां पर भी उन्होंने भी रखा है भाई, कि ये सब्जेक्ट टू आउटकम का मैटर है। इंटरिम ऑर्डर जो है 7 जुलाई को हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये चीजें निकल कर आती हैं, और फिर ये मामला सब्जेक्ट टू आउटकम का बन गया। लेकिन जो कोर्ट ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, बीएड के एडवोकेट्स ने जो है पलटा है। उन्होंने ये कहा है कि जो कोर्ट में कोर्ट ऑर्डर दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि बीएड के कैंडिडेट्स की तरफ से जो है किसी भी तरीके का इंटरिम रिलीफ या इंटरिम ऑर्डर के लिए वो नहीं जानी चाहिए। सोचिए। अच्छा चलो इसके एक बार मैं बताती हूँ, मैंने तो एग्जैक्टली जैसा लैंग्वेज उन्होंने बोला वही मैंने लिख भी दिया है। यहां पर जो है उन्होंने बोला है कि, बता देती हूँ मैं, ये बातें एडवोकेट्स जो बीएड के थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उठाया है कि बीएड जो कैंडिडेट है जो अपॉइंट हो चुके हैं या फिर जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, वो उनकी तरफ से किसी तरह का जो है केस या फिर वो कोर्ट में नहीं जाने चाहिए। अगर वो दोज कैंडिडेट्स हु वेंट टू द कोर्ट, तो उनको जो है प्रोटेक्शन और रिलीफ जो है इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत नहीं मिलेगा। और इसमें उन्होंने 2 स्टेट का नाम लिया, एक छत्तीसगढ़ और एक राजस्थान का, क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट कैंडिडेट्स जो थे वो भी सुप्रीम कोर्ट गए थे काउंसलिंग में शामिल होने के लिए, वो अपनी बातों को रखने के लिए, और सेम राजस्थान वाला भी मामला उन्होंने उठाया। लेकिन एमपी के मामले को उन्होंने बोला कि नो, वी आर वेरी हैप्पी विद बीएड कैंडिडेट, जो भी बीएड का सिलेक्शन हुआ है हम लोग खुश हैं। तो हम लोग, ना ही हमारे इधर के कोई जो है कैंडिडेट गया है, ना ही कुछ ऐसा हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये चीज जो है वहां पर बोल दी गई है। पेज नंबर 7 को जो है बार बार यहाँ पे उठाया गया है। अब बात करते हैं, मुझे लगा था कि डीएलएड एडवोकेट्स जो है ये कोलकाता हाई कोर्ट वाले मामले को उठाएंगे, लेकिन यहाँ मैं दिखा दूं कि कोलकाता में जो डिसीजन आया इसको बीएड वालों ने उठाया, और कैसे उठाया है ये भी देखो। कोलकाता का जो डिसीजन आया है उसमें एज इट इज जो है उसको सुप्रीम कोर्ट वाले फैसले को लागू कर दिया गया है, और स्टेट के ऊपर बोला गया है कि स्टेट जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करे, राइट। यही चीज बीएड के एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वही कोलकाता हाई कोर्ट ने एज इट इज लागू किया, उसमें भी यही चीजें कही गई हैं, यही स्टेट लागू करेगा, तो स्टेट के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि स्टेट अपने तरफ से करे। तो अब आप भी जानते हो कि एमपी स्टेट जो है बीएड को बचाने के लिए क्या क्या कर रही है, तो फिर एमपी स्टेट क्या करेगी अगर उनके ऊपर छोड़ा जाएगा तो फिलहाल जो है ये बीएड जो है एडवोकेट ने दिखाया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डीएलएड वालों के बारे में भी बात करूं, क्योंकि डीएलएड वालों का भी आर्गुमेंट स्टार्टिंग में तो ऐसा चला जैसे लगा कि बीएड कहीं टिकने वाला ही नहीं है। चलिए यहाँ पर जो है डीएलएड एडवोकेट्स का जो है जो भी कहना था, जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो कोर्ट ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा नोटिफिकेशन में शामिल होने चाहिए। दूसरा है कि सब्जेक्ट टू आउटकम अगर होता है कोई मामला तो उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यही बात उठाया गया। मीनाक्षी मैम ने पूरा डेटा जो है बता दिया कि कब किस तरह से जो है रिक्रूटमेंट हुआ है। 7 जुलाई 2022 को इंटरिम ऑर्डर लाया गया है ये एमपी वाले मामले में। फिर उसके बाद से पूरा डेटा, कब रिक्रूटमेंट हुआ, कब कौन सा प्रोसेस हुआ, ये वो सारा जो है उन्होंने बताया। यहाँ पर मीनाक्षी मैम का एक और कहना था कि डीएलएड के बच्चे जो हैं उन लोगों के पास सिर्फ प्राइमरी है। ये मामला जो है अब पहले से ही बीएड के बच्चे बोलते थे कि इसको उठाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है डीएलएड एडवोकेट्स मीनाक्षी मैम की तरफ से बोला गया कि डीएलएड के पास सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला जब 11 अगस्त 2023 को सुनाया था तो इस बात को देखा था। और बीएड के पास 6 to 8 है पूरा,
6 to 12 है, तो इनके पास जो है ज्यादा वैकेंसी का एरिया जो है ज्यादा है। तो ये बात जो है मीनाक्षी मैम ने बोला, ठीक। इसको कट करते हुए जो है बीएड के एडवोकेट्स ने बाद में बोला है, जो वहां प्रेजेंट थे, उन्होंने बोला, उन्होंने एमपी का जो पूरा रूल्स है, एमपी का जो टीचिंग रूल्स है, रिक्रूटमेंट रूल्स है, उसको पढ़ा है। और उसमें उन्होंने बताया है कि बीएड और डीएलएड दोनों को जो है प्राइमरी में या फिर ऊपर में जो है एलिजिबल रखा गया है, एलिजिबिलिटी उन लोगों की बना करके रखी गई है। तो ये पूरा जो एमपी का रूल है उसको उन्होंने पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि राजस्थान वालों में ऐसा रूल नहीं था, जिसकी वजह से बीएड वालों को जो है वो जाना पड़ा था कोर्ट। ठीक है, ये एक चीजें हुई। अब यहाँ पर जो केसेस उठाए गए हैं उस केसेस की बात करते हैं। सरोज कुमारी वाला केस उठाया गया बीएड के एडवोकेट की तरफ से। रामजीनी वर्सेस आंध्र प्रदेश वाला जो मामला था वो उठाया गया है, रेफरेंस के तौर पे रखा गया है कि किस तरह से उनको रिलीफ मिला और उन्हें मिला हुआ है। फिर उसके बाद से जो है फाइनली जो कंक्लूजन जो है ये दिया गया है बीएड के एडवोकेट्स की तरफ से कि एमपी का मामला, एमपी के जो बीएड के कैंडिडेट है जो सिलेक्ट हुए हैं वो सेटिस्फाइड है, गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, वो सब सही है, और इसमें किसी तरीके का केसेस जो है बीएड बच्चों की तरफ से नहीं गया है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये पूरी तरह से बोला गया है। और बार बार इसी बात को जो है उठाया जा रहा था। तो यहाँ पर बीएड और डीएलएड का जो मामला था वो इस तरह से निकल कर आया, और इसमें जो है केसरी नंदन वाला मामला हो जाए या बाकी सारे केसेस का रेफरेंस हो जाए, वो लिया गया है। जो जस्टिस शील नागू थे, अब आप लोग ये जरूर जानना चाहोगे कि जस्टिस शील नागू का जो है इस पर क्या रेफरेंस था या वो क्या जानना चाहते थे। देखो, जस्टिस शील नागू का दो तीन चीजों पर बहुत क्लियर जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। वैकेंसी कब आई थी, ठीक है, एप्लीकेशन कब हुआ, तो ये भी बताया गया 2020 में। तो इसको देख करके भी वो शॉक्ड हो गए कि भाई ये 2020 का मामला है और फैसला 2023 में आया है, तो ये तो काफी पहले का मामला है। फिर उसके बाद से उनका था कि रिक्रूटमेंट कब हुआ है, तो ये भी बताया गया कि मार्च 2023 में जो हुआ है, तो ये भी उन्होंने देखा कि पहले ही हुआ है। उनका जो जो क्वेश्चन था वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद से उनका जो है क्वेश्चन था कि जो उन्होंने, जो इन लोगों ने केसरी नंदन और बाकी सारे जो केसेस रखे उसके बारे में भी उन्होंने क्वेश्चन किया। तो यहाँ पर लास्ट लास्ट तक ये सारी चीजें हुई हैं। स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं तो डीएलएड के एडवोकेट्स जैसे मनदीप कालरा सर है, उन्होंने उत्तराखंड का रेफरेंस दिया। उन्होंने जो है बताया कि किस तरह से उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में जो है बीएड को बाहर किया गया है, और इस तरह से उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। मीनाक्षी मैम ने पूरा डेटा दे दिया ही साथ साथ में, और ये भी बताया कि डीएलएड वाले बच्चों के लिए जो है ये जरूरी है, और वही एग्जैक्टली एक्चुअल क्वालिफिकेशन 1 to 5 के लिए वही है। और सेम टू सेम आपको गोपाल सर है, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा, पटवालिया सर ने भी अपनी बातों को रखा, और यही रखा है कि जो ऑर्डर दिया गया है उस ऑर्डर में जो बात हुई है वो बात हुई है कि बीएड कैंडिडेट्स, जो भी बीएड कैंडिडेट्स अगर वो कोर्ट जा रहा है या किसी भी इंटरिम रिलीफ के लिए जा रहा है तो उन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो नहीं गए हैं कोर्ट उन लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि उनको नौकरी से निकालना सही नहीं है। ये बात जो है ऑर्डर में बोला गया है, नोटिफिकेशन में शामिल होना चाहिए, ये ऑर्डर में बोला गया है, ये भी है। और ये भी बोला गया है कि रिक्रूटमेंट जो है वो 11 अगस्त 2023 के पहले होना चाहिए, ये भी है। तो ये सारा पॉजिटिव पॉइंट भी रखा गया है कि ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, तो फैसला जो है रिजर्व रख लिया गया है, अब इसमें फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन जस्टिस श्री नागू ने बोला है कि स्टेट को अपना जो है टेबुलर डेटा देना पड़ेगा कि कब कैसे जो है रिक्रूटमेंट हुआ है, कब वैकेंसी आई थी, कब सिलेक्शन हुआ, ये बीएड कैंडिडेट्स का ये टेबुलर डेटा जो है स्टेट की तरफ से जस्टिस श्री नागू ने मांगा है, और उसके बाद से जो है फैसला सुनाया जाएगा। तो अब एमपी वाले मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी, डायरेक्ट फैसला आएगा।
जो जो चीजें हुई वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके ऊपर खुद से आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या चीजें हो सकती है और क्या नहीं, और बाकी सारी जो चीजें भी होंगी उसके बाद फैसला आने के बाद पता चल जाएगा। तो आज के कोर्ट रूम का यही हाल था, जो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। इस यही सारी चीजें जो है चली है। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन या कोई और अपडेट आएगा तो डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर।